राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय रखना, गाय पालना हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में कुछ बातें मैंने पहले वीडियो में कही। अब कुछ और बातें हैं। गाय से हमें दूध तो मिलता ही मिलता है। दूध भी बड़ा अद्भुत है। दूध से आप सैकड़ों तरह के पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उनसे भी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर दूध के अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल प्रोविटामिन्स, प्रोबायोटिक्स का बहुत प्रचार प्रसार है। बहुत लोग ऐसे प्रोबायोटिक्स का नियमित रूप से सेवन करते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में, सिर्फ आपके साथ में नहीं या आपके परिवार में नहीं, पूरी दुनिया में पेट संबंधी व्याधियों से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, किसी को पेट में भारीपन रहता है, गैस बनती है, दर्द होता है, पचता नहीं है, छाती में जलन रहती है। ऐसी बहुत सारी जो पेट संबंधी व्याधियाँ हैं, उनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। तो आजकल इसके लिए आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक नई चीज़ की उपलब्धि प्राप्त की है। वो कहते हैं कि आपको नियमित रूप से सुबह उठकर और शाम को 4 बजे के आसपास प्रोबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। ये प्रोबायोटिक्स क्या है? ये प्रोबायोटिक्स वही है जो हमारे दूध में रहता है। दूध में कुछ ऐसे बैक्टीरियास रहते हैं, इनको बैक्टीरियास कहें, या कुछ ऐसे एंजाइम रहते हैं जो दूध को जमाने का काम करते हैं या फिर दूध को ख़राब करने का काम करते हैं। इसीलिए दूध प्राप्त करने के बाद उसको 1.5-2 घंटे के बाद उबालने के लिए कहा जाता है, गर्म करने के लिए कहा जाता है, ताकि इन बैक्टीरिया को कुछ निष्क्रिय कर दिया जाए। तो इन्हीं बैक्टीरियाज को या तो सीधे सीधे दूध से प्राप्त कर लेते हैं या फिर छाछ और दही से अलग कर लेते हैं, और फिर उनको पैक करके पाउडर बना के प्रोबायोटिक्स के नाम से सप्लाई किया जाता है। क्योंकि इसमें ऐसे गुण हैं कि जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे उदर संस्थान में जाकर ये जो मित्र बैक्टीरियास हमारे पेट में रहते हैं, जो मित्र एंजाइम्स हमारे पेट में रहते हैं, उनको सक्रिय कर देते हैं। और जो हानिकारक तत्व हैं, क्योंकि जब हम नियमित रूप से कई तरह की दवाओं का सेवन करते हैं, या फिर आजकल तो एक प्रचलन हो गया है कि ज़रा सी किसी को छींक आ जाए, बुखार हो जाए, छाती में दर्द हो जाए, जख्म हो जाए, बुखार चढ़ जाए, तो तत्क्षण व्यक्ति कई तरह की एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन करता है। और एंटीबायोटिक्स का अर्थ है जो जीवन के विरोधी हैं। तो हमारे ऊपर भी प्रभाव डालता है, लेकिन हमारी तुलना में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी शारीरिक आकृति बहुत निम्न रहती है। इसको कह सकते हैं कि विराट आकाश और उसमें हमारी उपस्थिति। आप यदि पृथ्वी से 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं और फिर हमको देखने की कोशिश करें तो हम दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इतनी दूरी से हमारी आकृति बहुत सूक्ष्म हो जाती है। या फिर हम कहें कि यदि आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रक्त कण दिखाए जाए तो रक्त कण की सूक्ष्म इकाई भी आपको दिखाई दे जाती है, क्योंकि आप इस माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो हजारों गुना किसी आकृति की वृद्धि करके दिखाता है। तो ऐसे ही है कि हम जिन एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन करते हैं, उनके नियमित दवाओं से हमारे अंदर जो मित्र बैक्टीरियास होते थे उनकी बहुत हानि हुई है, और जो शत्रु हैं, नुकसान करने वाले जो जीवाणु हैं, वो सक्रिय हैं, और इसके कारण ऐसी व्याधियाँ, ऐसी परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। तो अब वैज्ञानिक नया विचार लेके आए हैं कि अभी तक आपने एंटीबायोटिक सेवन किया, अभी भी करते रहो, लेकिन इसके अलावा आप उदर संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अब प्रोबायोटिक्स का सेवन शुरू कर दो। प्रोबायोटिक वही है। आप यदि छाछ का सेवन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रचलन है, आप दही का सेवन करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में प्रातःकाल दही खाने का प्रचलन है। और दही भी यदि आप फीका खाएंगे, बिना दही, बिना मीठा या बिना नमक के खाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही आपके लिए लाभकारी होता है। या फिर बहुत जगह ऐसा प्रचलन है कि दोपहर के भोजन के बाद आप पानी नहीं पीते, छाछ का सेवन करते हैं, तो उस छाछ से भी प्रोबायोटिक्स का काम होता है। छाछ भी आपके अंदर जाके मित्र जीवाणु को सक्रिय करने का काम करती है, तो वही लाभ मिलता है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि हमारे गाय के पंचगव्यों में कितनी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा वो बना रहे हैं, आप भी प्रयास कर सकते हैं, दूध का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन दूध के व्यापार को सीधे सीधे करने से आपको लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि दूध आप स्वयं यदि बाज़ार में कहीं सप्लाई करते हैं तो उसकी कीमत आपको सहज मिल सकती है। यदि किसी बिचौलियों के माध्यम से आप दूध को सप्लाई करेंगे तो आधी कीमत तो वहीं ख़त्म हो जाएगी।
फिर 2-3 गाय 4 गाय से आप बाज़ार में डेयरी उद्योग में सफल नहीं हो सकते। उसकी एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, एक विशेष पद्धति आपने फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको गाय के दूध के साथ में या दूध से बने जो दूसरे पदार्थ हैं उनके साथ में गाय के मूत्र गोबर का उपयोग भी करने की ज़रूरत है। बिना उसके आप गाय को रखकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सकते। वैसे भी शास्त्र में कहा गया है कि हमने कभी गाय का दूध बेचा नहीं, हमने अपना पूरा फोकस या तो गाय के घी पर लगाया या उसके गोबर और मूत्र पर लगाया। गोबर और मूत्र में लक्ष्मी का वास माना गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग गाय के गोबर को उपरों के रूप में प्रयोग करते हैं वो मूर्ख हैं। क्यों? कि वो लक्ष्मी को अपने हाथ से निकाल बाहर फेंकने का काम करते हैं। अथवा ये जो लक्ष्मी स्वरूपा गाय का मूत्र गोबर है वो पृथ्वी का हक है, वो भूमि का हक है, वो हमारे खेतों का आहार है। यदि इसका खाद के रूप में सही तरह से प्रयोग किया जाए तो फिर ये हमारी भूमि को, हमारी खेतों को संपन्न परिष्कृत करता है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर करता है और इससे फसल भरपूर मात्रा में होती है, साग सब्जियां भरपूर होती हैं, फल भरपूर मात्रा में होते हैं और स्वयं गाय के लिए भी चारा भी भरपूर मात्रा में होता है। तो उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। हाँ, यदि दीर्घ काल में पहले, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते थे तो गाय हम इसलिए नहीं पालते थे कि हमें दूध बेचना है। हमने गाय को एक माँ के रूप में, एक सदस्य के रूप में अपने घर में स्थान दिया था, तो हमारे ऊपर बोझ नहीं होती थी। जैसे आज आप अपने घर में एक फ्रिज लेके आते हैं, एसी लेके आ जाते हैं, आप अपने घर में कोई दूसरा अप्लायंसेस लेके आ जाते हैं, तो आप फ्रिज का प्रयोग करते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। आपका दूध खराब होना बंद हो जाता है, साग सब्जियां जो बच जाती हैं उनको रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होती हैं। या फिर ताज़ा साग सब्जियों को कई हफ्ते तक आप रख लेते हैं, पहले ये ख़राब हो जाती, दूध भी आपका दिन में 2 बार ना उबाला जाए तो ख़राब हो जाता था, लेकिन फ्रिज के माध्यम से आप वो सुरक्षित रहते हैं। उनका क्या परिणाम है, क्या दुष्प्रभाव है, वो एक अलग बात है, लेकिन तत्कालिक आपको लाभ मिलता है। लेकिन जिस फ्रिज को आप घर लेके आए हो, 10-12 हज़ार खर्च करके अपने घर उसको स्थान दिया है, उससे आपका हर महीने कम से कम 150-200 रुपये का खर्चा तो बढ़ ही गया, लेकिन आप उस खर्चे की नहीं सोचते। आप उसे एक वस्तु के रूप में, एक उपयोगी चीज़ के रूप में अपने घर लेके आते हैं। ठीक इसी तरह यदि आप स्कूटर ले आते हैं, कार ले आते हैं, तो आप उसको एक आवश्यक वस्तु के रूप में लेके आते हैं। फिर आप उसके ऊपर लगने वाला पेट्रोल का खर्च, इंश्योरेंस या दूसरी चीज़ों को आप ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि उसे सुख भी है। अब रात को 12 बजे भी बिना किसी की सहायता से कहीं भी जा सकते हैं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं। या फिर आपके लिए दूरी का महत्व नहीं रहा, आप सहजता से अपने शहर में भी हर रोज़ 30-35 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, बाज़ार जा सकते हैं। पहले आपके लिए मुश्किल होता था। तो ठीक इसी तरह यदि गाय को हमने एक अपने सदस्य के रूप में स्वीकार किया है तो फिर वो हमारे लिए बोझ नहीं है, लेकिन उसकी जो प्राप्ति है, वो जो हमें दूध के रूप में हमें एक पदार्थ देती है, वो हमारे लिए बोनस है। उससे हमारा परिवार स्वस्थ रहता है, संस्कारी रहता है, परिवार में मेल मिलाप रहता है, परेशानियाँ नहीं आती, आर्थिक कष्ट नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें। इन सब का लाभ बोनस के रूप में हमें मिलता है। फिर गाय जो हमें गोबर के रूप में, मूत्र के रूप में देती है, वो हमारे खेतों में काम आता है, खाद का काम करता है और उससे सैकड़ों हज़ारों रुपए बच जाते हैं। क्योंकि तब हमें, आज तो हम लेते हैं, लेकिन आज से 30-40 साल पहले हम कभी रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं बाज़ार से खरीद के अपने खेतों में नहीं डालते थे। हम किसी तरह के हाइब्रिड बीज भी अपने खेतों में नहीं लगाते थे। ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही सहजता से प्राप्त हो जाती थी। हम आर्थिक रूप से स्वस्थ थे, हम तनाव रहित थे, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि किसी तरह का बोझ हमारे ऊपर नहीं था, किसी तरह के कर्ज का हमें डर या भय नहीं रहता था। वैसे भी आपने अनुभव किया ही होगा, जाना भी होगा कि गाय को तो हमेशा से एक धन का रूप कहा गया है, माता का रूप ही नहीं कहा गया, उसको धन का एक कारक भी माना गया है। तो पहले तो पूछते भी थे, यदि आपको कोई बीच में मिलता था तो पूछते थे कि घर में कितनी भैंस गाय हैं। गायों की संख्या जानकर आपकी आर्थिक स्थिति का और आपकी पारिवारिक व्यवस्था का पता लगाया जाता था।
अब तो रीति बदल गई, रीत अंग्रेजियों ने बदल दी। वैसे एक प्रसंग बस बता दूं, जब से हमारे यहाँ धन का रूप रंग बदला है, तब से हम गरीब हो गए। अन्यथा आपने उक्ति सुनी होगी, गौज धन, गज धन, बाज धन। और तो यदि आपके पास गाय है, गाय की संख्या के आधार पर आप धनी कहलाते थे। जमीन के आधार पर धनी कहलाते थे कि आपके पास कितनी खेती की जमीन है। गोधन, गजधन, आपके पास हाथियों को धन माना गया है, अश्व को धन माना गया है। तो अश्व यदि आप घोड़े रखते हैं तो भी आप धनवान हैं, तो भी आप प्रतिभाशाली हैं। तो जब से कुछ सरकारों ने इन सब को ख़त्म करके सिर्फ एक कागज़ की नोट को धन बना दिया, क्योंकि तब श्रम से, बुद्धि से धन की प्राप्ति होती थी। बुद्धि को भी धन कहा गया है, आपके पुरुषार्थ को भी धन कहा गया है। आप यदि पुरुषार्थी हैं, बौद्धिक क्षमता रखते हैं, तो भी आपका मान सम्मान होता था, क्योंकि वो कोई ले नहीं सकता और आपसे परामर्श के बाद अलावा उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। इसीलिए तो आज भी हम किसी वकील की सेवा लेते हैं तो उसको धन देते हैं। हम किसी से परामर्श लेने जाते हैं, किसी शादी विवाह किसी में हम किसी जो विवाह करने वाले ब्राह्मण हैं उनको इनवाइट करते हैं, तो उनको भी सुख शुल्क के रूप में देते हैं। कोई विद्या पढ़ाता है तो उसको भी देते हैं, क्योंकि हम उससे वो पुरुषार्थ, उसका गुण खरीद रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। लेकिन जब से हमने सबको ख़त्म एक नोट में भर कर दिया, तो अब वो कागज़ आप किसी से छीन सकते हैं। छीनने के बाद आप स्वतः एकाएक धनी हो जाते हैं। किसी के यहाँ डाका डाल सकते हैं, किसी को डरा के ले सकते हैं, तो आप धनी हो सकते हैं। तो उससे एक तारतम्य डिस्टर्ब होगा। अन्यथा अन्न के माध्यम से भी आप अपनी प्राप्ति कर लेते थे, क्योंकि अन्न का भी उतना ही महत्व था। तो ऐसे में गाय के गोबर का भी अपना महत्व है। तो गाय के गोबर से आप अपने परिवार को सहजता से पाल सकते हैं, क्योंकि जो घर की ज़रूरतें हैं, गृहस्थी की ज़रूरत है, वो खेत के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। क्योंकि खेत में जो फसल होती है, साग सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, जो भूसा चारा होता है, इन सब से आप अपनी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उनको सहजता से पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे में गाय का बहुत उपयोग है। मैं गाय के उपयोगिता के बारे में बताऊं तो बहुत लंबे कई वीडियो बन सकते हैं, और वो हमारे स्वास्थ्य शास्त्रों में या हमारे अनुभवी वक्ताओं ने हजारों बार हमको बताए हैं। तो गाय हमारे पर बोझ नहीं है। बोझ तब बनती है जब अज्ञान बिना किसी योजना के गाय को पालना शुरू कर देते हैं, तब हम